हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और आज है भाई 24 अगस्त 2020 और ये रहा आपका आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करेंगे आज इसको डिस्कशन। तो डिस्कशन से स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, मैं कल जो 23 तारीख थी तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में द हिंदू अखबार नहीं आया था, तो उसका डिस्कशन नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल जो आपके काम का है, आज आर्टिकल्स कम अच्छे हैं, एडिटोरियल्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। तो एडिटोरियल पेज पर ही आए हम सीधा। तो पहले ये देखिए, इधर जो आर्टिकल है वो कह रहा है फेलिंग ऑन फायर्स। सॉरी, देखिए, आपको पता है कि श्री सैलाम जो पावर प्लांट है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, इससे दोनों की बिजली आपूर्ति पूरी होती हैं, उसमें फायर लग चुकी थी अभी एक दो दिन पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्रिटिसिज्म किया गया कि वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था और वहाँ पर पानी की पूरी भरपूर मात्रा थी, फिर भी वहाँ पर आग लग गई। तो हमारे जो काम का है वो क्या है, थोड़ा सा श्री सैराम पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। अब श्री सैराम पावर प्लांट है कहाँ पे, उसकी लोकेशंस देखेंगे और रिवर देखेंगे। दो तीन चीज़ें इसमें देख लेते हैं और आर्टिकल में क्या कहा गया है वो सब देखते हैं। तो देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको प्री के हिसाब से पता होनी चाहिए कि लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर यूजुअली बुल्ट वेल बिलो सरफेस लेवल, यानी कि जो सी सरफेस लेवल है, रिवर का सरफेस लेवल है, उसके नीचे बनाए जाते हैं ताकि वेयर जनरेशन कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स आर लोकेटेड, तो वहाँ पर वो सब इक्विपमेंट लोकेट किए जाते हैं। हैंडलिंग ए फायर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इन सच सर्कमस्टेंसेज एंड सेफ्टी फीचर्स हैव टू बी एक्सट्रीमली रिलायबल। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसे ही आपको याद रखनी है। द डैम फायर इज़ प्राइमरली द स्टेट गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डैम में अगर फायर लगती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें और क्या चीज़ है, हाँ, आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ इतना ही देखना था। बाकी हम देखते हैं कि श्री सैलाम रिजर्वायर और श्री सैलाम जो वो है आपका पावर प्लांट, वो है कहाँ पर। देखिए, ये अपना इंडिया, सदर्न इंडिया पेनिनसुला, और ये आपका आंध्र प्रदेश, और ये आपका तेलंगाना, और ये आपका बॉर्डर जो कि दिखाता है श्री सैलाम रिजर्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये बॉर्डर है, तो ये आपके बॉर्डर पर ही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं मैं आपको। ये देखिए, ये बॉर्डर आ रहा था, अब ये जो बॉर्डर है इसके अलोंग ही एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर? कृष्णा रिवर। तो आपको याद होना चाहिए कि श्री सैलाम जो रिज़र्व है या श्री सैलाम जो पावर प्लांट है वो जो है कृष्णा रिवर पर है। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, ये रिजर्वोयर है तो उसके एक तो पावर प्लांट इधर की साइड बना हुआ है, एक पावर प्लांट इधर की साइड बना हुआ है। इसे कहते हैं राइट बैंक पावर प्लांट, इसे कहते हैं लेफ़्ट बैंक पावर प्लांट, और इसे कहते हैं राइट बैंक पावर प्लांट। राइट वाला आंध्र प्रदेश के पास है, वो अपनी बिजली आपूर्ति पूरी करते हैं, और जो लेफ़्ट वाला है वो तेलंगाना के पास है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही जानना था, इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल आया थिंकिंग थ्रू द नेपाल पॉलिसी। इंडिया शुड रिजेक्ट द नेपाली स्टेट्स इल कन्विंस टेरिटरी क्लेम बट डू ऑल द नर्चर द नेपालीज पीपल। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिया को नेपाल की जो स्टेट कह रही है कि वो टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहे हैं और कार्टोग्राफिक जो वॉर छिड़ी हुई है उस सबको मना करना चाहिए, उस क्लेम को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन नेपाल के जो पीपल हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल में ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, हम पिछले 3-4 महीनों से वही पढ़ रहे हैं नेपाल के बारे में, तो इस आर्टिकल में भी वही सब कहा गया है। लेकिन जो सिचुएशंस अब चल रही हैं, अब क्या हुआ ये देखिए। 15 अगस्त को जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली जी का फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास। उन्होंने कहा कि हम बाईलैटरल टॉक्स करना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे की बधाइयाँ दी। अब यहाँ देखिए, सॉरी, नेपाल, द इंडिया नेपाल जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी जो बनी है ऑन 17 अगस्त को, 2 दिन बाद, चेयर्ड बाय इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल एंड नेपाल्स फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, द कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू प्रोग्रेस इन द लार्ज नंबर ऑफ बाईलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। तो बाईलैटरल जो कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू देखने के लिए कमेटी बनाई गई है। आगे चलते हैं।
इसमें कुछ नहीं है, बाकी वही क्लेम एक दूसरे की तरफ के बताए गए हैं, वो सब हम अभी देखेंगे। यहाँ पर एक जो बैकग्राउंड आप सभी को पता होगा, इतने दिनों से न्यूज़ में है, द ट्रीटी ऑफ सगोली जो 1816 में हुई थी, सेट्स द काली रिवर एज द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज़ इन द वेस्टर्न सेक्टर। आपको पता है कि जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, वेस्टर्न, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर में हमारा नेपाल का थोड़ा हिस्सा आता है, उस हिस्से में हमें ये काला पानी का जो रीज़न है, इसको जो काली रिवर बहती है उसको हमने जो टेरिटरी अलग किया था कि इससे इधर इंडिया और इससे इधर नेपाल है, ठीक है। देयर वॉज नो मैप अटैच टू द ट्रीटी। उस समय जो मैप नहीं दिया था कि लो ये मैप है और ये ऐसे ऐसे है। नेपाल इज़ नाउ क्लेमिंग दैट द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ नेपाल राइजेज ईस्ट ऑफ द लिपुलेख पास फ्रॉम द लिम्पियाधुरा रिजलाइन एंड हैंस शुड सर्व एज द बॉर्डर। अब वो जो कह रहा है, अब नेपाल कह रहा है कि काली रिवर तो आपकी ये बह रही है, लेकिन जो इसकी सब्सिडरी है जो ये रही, हमारा इलाका इससे इधर का है, तो डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये वाला हो गया। हम कह रहे हैं नहीं ये काली रिवर है, जो ट्रीटी ऑफ सगोली के हिसाब से ये वाली रिवर मानी जाएगी, लेकिन नेपाल कह रहा है ये भी तो इसकी सब्सिडरी है, इसको भी हमें ही दो, तो ये वाला इलाका भी हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर है नेपाल, ठीक है। अब इसमें और जानने का कुछ भी नहीं है, मैप देखिएगा आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, यहाँ से ये नेपाल और जो इंडिया है उसका बॉर्डर दिखाया गया है, इस तरीके से देखिए, ये है लिम्पियाधुरा, ये है आपका लिपुलेख पास, और ये है आपकी काला काला पानी रीजन, और ये है आपकी काली रिवर, ठीक है। तो काली रिवर इस तरीके से आ रही है। अब इस रिवर को माना गया था कि भाई इससे इधर का रीज़न हमारा, इससे उधर का रीज़न आपका, तो ये वाला जो एरिया है इसको अब नेपाल अपना क्लेम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं उनको भी ये अपने ऊपर अटैच करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये इशू यहाँ पर चल रहा है, बाकी जो है आप सबने जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। या अब ये जो आर्टिकल आया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, क्योंकि ये एक रिपोर्ट है, SOFI रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी रिपोर्ट, और इसके बारे में ये बताया गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड इनसिक्योर जो कंट्री है अब वो इंडिया है, ठीक है। आर्टिकल में बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरा एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, डाटा फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यानी SOFI हम इसे शॉर्ट में कहेंगे, रिपोर्ट shows that the India retained the dubious distinction of being the country with the largest population of food insecure people। तो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी जो इंडिया में है, और वो अभी तक भी बनी हुई है, 2014 से लेकर के ये टाइम हो गया, कुछ बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ इनसिक्योरिटी क्या होता है कि फूड अवेलेबल होगा या नहीं होगा आने वाले दिनों में, इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसको फूड इनसिक्योरिटी कह देते हैं, ठीक है। ये देखिए, estimates presented in the report which was released by several United Nations organizations show that the prevalence of food insecurity increased by 3.8%। data is important, very very important, कुछ डाटा आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। परसेंटेज पॉइंट इन इंडिया बिटवीन 2014 एंड 2019, ठीक है। तो 2014 से 2019 के बीच में 3.8% जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ी है, मतलब अब जो 3.8% ज़्यादा लोग हैं उनको फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, आने वाले समय में, इसको कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी। द फर्स्ट टर्म ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है 5 साल का टाइम था इसमें, मोदी गवर्नमेंट थी। बाई 2019 6.2 करोड़ मोर पीपल वर लिव विद फूड इनसिक्योरिटी दैन द नंबर इन 2014, ठीक है। तो 6.2 करोड़ और पीपल इसके अंदर ऐड हो गए, अब इनकी भी फूड इनसिक्योरिटी हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर SOFI रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, तो प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बन जाता है। द SOFI रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड एनुअली presented the most authoritative evaluation of hunger and food insecurity in the world। तो ये जो है फूड इनसिक्योरिटी नापती है और हंगर को जो डिफ़ाइन करती है, और रिपोर्ट पब्लिश करती है एनुअली। सिंस 2017
SOFI प्रेजेंट्स टू की मीजर्स ऑफ फूड। अब इसके टू फैक्टर्स हैं, मतलब दो की मीजर्स ये अपने उसमें काउंटिंग में लेते हैं जब एनुअल पब्लिश करते हैं। द कन्वेंशनल मीज़र, इसको कहते हैं हम प्रीवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, मतलब किस देश में कितना अंडर नरिशमेंट है, लोगों को फूड जो है कितना जो नरिश फूड मिल रहा है उसमें चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, उस चीज़ों को ये देखते हैं कि अंडर नरिशमेंट कितना है। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, प्रीवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवरल फूड इनसिक्योरिटी, और फूड इनसिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये दो मीज़र यहाँ पर ये नापते हैं, POU एंड PMFSI। ठीक है, both of these are globally accepted indicators of progress towards the sustainable development goal target 2.1 to end hunger and food insecurity। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों मीजर्स हैं ये हमको ले जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.1 की तरफ। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.1 क्या कहता है, ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 ये कहता है एंड हंगर, हंगर ख़त्म कीजिए, अचीव फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है, एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर कोविड-19 फूड इनसिक्योरिटी वॉज ऑलरेडी ऑन द राइज। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पॉपुलेशन अफेक्टेड एंड मॉडरेट इन टू सेवरल मॉडरेट इनसिक्योरिटीज़। अब 23.2% जो 2014 में थी और वो 26.4% हो गई है इन द वर्ल्ड लेवल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ से ख़त्म करना है, और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.1 वो यही कहता है, ये रहा आपका 2.1। और कोविड-19 की वजह से ये सिचुएशन और भी वर्स्ट होने वाली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपको बता दिया कि यहाँ पर 2.1 है। अब देखिए इन दो जो आपके मीजर्स जो काउंटिंग में लिए जाते हैं, POU और आपका दूसरा वाला जो था जो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ था PMSFI, यानी प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सेवरल फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो इनके बारे में दो तीन बातें यहाँ पर कही गई हैं, उसको देख लेते हैं। POU यानी कि प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इज़ फोकस्ड ऑन एस्टिमेटिंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फेसिंग क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ कैलोरीज। तो कैलोरी इनटेक और ये सब कितना मिल रहा है उस चीज़ को नापती है। PMSFI इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स टू लैक ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड, और जो दूसरा वाला है वो ये नापता है कि न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है या फूड की जो एडिक्वेसी है वो क्या है। एस्टिमेट ऑफ POU आर बेस्ड ऑन फूड बैलेंस शीट एंड नेशनल सर्वेज ऑफ कंजप्शन। जो POU का जो हम एस्टिमेट करते हैं वो नेशनल सर्वे जो होते हैं ग्राउंड लेवल पर, और कंजम्पशन के कि कितना जो कंजम्पशन लोग बाग जो पीपल्स हैं उनको हो रहा है, उनकी फूड बैलेंस शीट के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, अब इन कॉन्ट्रास्ट जो PMSFI है उसके जो मीजर्स लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं एनुअल सर्वेस के बेसिस पर, दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपीरियंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, जो कि फूड इनसिक्योरिटी पर जो नेशनल एनुअल सर्वेज होते हैं ग्राउंड लेवल पर, जैसे फूड शॉर्टेज क्या है, स्किपिंग मील्स का मतलब कि पर व्यक्ति एक दिन में कितने टाइम का खाना छोड़ देता है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है तो एक टाइम ही मिल रहा है या एक टाइम नहीं मिल रहा है, एंड चेंजिंग डाइट डाइवर्सिटीज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण डाइट जो है चेंज करनी पड़ रही है। द PMSFI यूजेस द फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल। तो ये जो है ये यूज़ करता है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन फूड सिक्योरिटी मीज़रमेंट। तो इससे हम नापते हैं फूड सिक्योरिटी मीज़रमेंट। ठीक है, बात समझें हम। द PMSFI uses the food insecurity experiment scale to measure food security। ठीक है, डेवलप्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। ठीक है, तो चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए क्योंकि ये अच्छा एक यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी निकल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनी कंट्रीज ट्राइज ऑल्सो स्टार्ट कंडक्टिंग देयर ओन FIES सर्वेज। तो अब तक तो FAO देता है अपना जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो जो गलप
वर्ल्ड पोल यानी GWP सर्वे देता है और वो हर एक कंट्री में अप्लाई होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो खुद का सर्वेज भी ट्राई करती हैं। अब जो अनलाइक मोस्ट अदर कंट्रीज़ और देशों की तरह जो इंडिया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीदर कंडक्ट ऑफिशियल FIES सर्वेज, ना तो हमारी गवर्नमेंट खुद जो है सर्वे कंडक्ट कराती है, ना ही FAO GWP के सर्वेज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ऑल्दो FAO GWP सर्वेज आर कंडक्टेड इन इंडिया, इंडिया इज एमंग द फ्यू कंट्रीज दैट डू नॉट अलाउ पब्लिकेशन ऑफ एस्टिमेट्स। तो पब्लिकेशन नहीं करती हैं, अगर मान भी लेते हैं तो जो है जनता तक बात ना पहुँचे इस चीज़ के लिए उसका पब्लिकेशन नहीं किया जाता। ठीक है, अब कुछ NGOs हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं, उन्हें रहता है कि हाँ हम जानें कि क्या स्थिति चल रही है, तो वो ऐसी रिपोर्ट्स को जो है पब्लिक में लाना चाहते हैं और इसी वजह से ये आर्टिकल यहाँ पर निकला है। कंसिक्वेंटली, as in the past years, estimates of PMSFI for India are not published in SOFI। ठीक है, तो काफ़ी सालों से जो है ऐसे कोई एस्टिमेट्स पब्लिश नहीं किए जा रहे हैं इंडिया में। अब कंट्री में डाटा क्या चल रहा है। However, is interestingly, these estimates can be derived for India from the information provided in the। अब जो रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वो तो इंडिया का डाटा पब्लिश ही नहीं करती, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ से निकाली जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, आप चीज़ों को समझिए, जैसे पूरा का पूरा साउथ एशिया है तो इसका डाटा जो है पब्लिश होता है SOFI इंडेक्स में। ठीक है, अब उसमें एक डाटा पब्लिश होता है साउथ एशिया का जो कि ये है, एक डाटा पब्लिश होता है साउथ एशिया का इंडिया को हटा करके। ठीक है, तो दो तरह के डाटा वहाँ पर पब्लिश होते हैं। अब दो तरह के डाटा पब्लिश होते हैं, तो अगर हम इस डाटा में से इस डाटा को ड्राइव कर दें, हटा दें, तो क्या हमें इंडिया का डाटा नहीं मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से हम इंडिया का डाटा जो NGOs वगैरह हैं वो ड्राइव करते हैं और जो शॉकिंग चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, वाई टेकिंग ए डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स साउथ एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया एंड साउथ एशिया, और डाटा मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अब डाटा में क्या मिलता है। द एस्टिमेट ने बताया था जो हमें मिले कि 27.8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सफ़र्ड फ्रॉम मॉडरेट टू सेवियर फूड इनसिक्योरिटी इन 2014 से 16। ठीक है, 27.8% लोग फूड इनसिक्योर थे, लेकिन जो बढ़कर के 31.6% हो गए 2017 से 19 में। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया अकाउंटेड फॉर 22% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इंडिया के ऊपर ही आती है क्योंकि पॉपुलेशन हाई है, फूड है नहीं। ठीक है, द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन 2017 से 19। इट इज़ ऑल्सो नोटवर्दी दैट व्हाइल द PMSFI इंक्रीज्ड इन इंडिया बाई 3.7 percentage points during the period, it fell by 0.5% in the rest of। अब इंडिया में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो 3.7% बढ़ी है, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 0.5% कम हो गई है। बात समझ में आ रही है आपके। पूरे साउथ एशिया में कम हुई है, इंडिया में बढ़ी है, और इंडिया सबसे पहले नंबर पर जो चल रहा है। अब देखते हैं, इंडिया ने अपना रिलीज़ नहीं किया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो NSSO है उसका डाटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। NSSO सर्वेस करता है इन्हीं बेसिस पर फूड सिक्योरिटी और कंजम्पशन और सैंपल सर्वेस। ठीक है, इन सब के ऊपर। तो 2017-18 का डाटा जो NSSO का था वो पब्लिश नहीं किया गया। तो अब जो फूड कंजम्पशन के मीजर्स थे वो हमारे पास अब के साल के अवेलेबल नहीं हैं। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम दिस कंजम्पशन सर्वे ऑल्सो हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द FAO's POU एस्टीमेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए इन सब के एस्टीमेट्स नहीं मिल सकते क्योंकि अब नया डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये सब क्या करेंगे, पुराना डाटा यूज़ करेंगे अगर करना होगा तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक। अब ये जो बात पीछे बताई थी कि साउथ ईस्ट एशिया का और ये एशिया का, तो वो डाटा था वो PMSFI वाला, ये डाटा है वो POU की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ कंजम्पशन सर्वेज। अब अगर कंजम्पशन सर्वे नहीं होगा तो कम से कम सप्लाई सर्वे तो होगा। अरे सर्वे जो कई तरह के होते हैं, किस बेस पर सर्वे कर रहे हैं। ठीक है,
अगर हमें पता नहीं कि लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता होगा हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, उस सब का डाटा तो अवेलेबल होगा। डाटा फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज़। अब कई कंट्रीज़ का जो कंजम्पशन सर्वे है वो होता ही नहीं है, तो FAO जो है यूजेस सप्लाई वाइज डाटा, तो वो सप्लाई वाइज डाटा यूज़ करते हैं ऑन पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी टू मेजर चेंजेस इन एवरेज पर कैपिटा कैलोरी इनटेक। While this is a reasonable approach, it has become untenable for India because of a large and growing disparity between the supply side data and data from the consumption side. अब आपको पता है कि अब सप्लाई आप जितनी कर रहे हो ठीक है, आपके डाटा में दिखा दिया, लेकिन बीच में जो हर्डल्स आती हैं कि जो फूड की इधर उधर जो बट जाता है, जिस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि 10 रुपये चले और 1 रुपया ही आया, तो कितना कंजम्पशन किया और कितना चला था, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितनी आपकी सप्लाई साइड थी और कितना कंजम्पशन था, उसके बीच में काफ़ी गैप है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कितने ज़्यादा बीच में लोग जो है वो खाते हैं, इस तरीके का हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डाटा की काफ़ी कमी है। नॉट ओनली डू द सप्लाई साइड डाटा शो ए मच हायर लेवल ऑफ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड देन द अमाउंट ऑफ फूड दैट इज़ कैप्चर्ड बिटवीन द कंज्यूम्ड इन द सर्विस। अब ये जो बात है ये वही है कि जो पुराना डाटा है हम वो यूज़ करते हैं और सप्लाई साइड का डाटा यूज़ करते हैं, जाकि ताकि जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर हम सप्लाई साइड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये डाटा अच्छा आएगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन लोगों को जो मिल रहा है कंजम्पशन का डाटा है वो हमेशा ही कम होगा। ठीक है, तो अगर हम कंजम्पशन का डाटा यूज़ करें तो ये जो चीज़ें अब निकल कर के आई हैं कि 3.7% बढ़ गया, वो और भी वर्स्ट सिनेरियो देखने को वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन हम सप्लाई डाटा यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाइल द पर कैपिटा डाइटरी एनर्जी इन इंडिया इंक्रीज्ड बाई 3.8% बिटवीन दिस 2011 to 2015। ठीक है, पर कैपिटा डाइटरी एनर्जी सप्लाई बढ़ी है। द कंजम्पशन सर्वे डाटा दैट बिकम अवेलेबल थ्रू द मीडिया लीक। तो मीडिया यहाँ पर एक अच्छा काम करती है। जो भी डाटा हमें मीडियम लीक के द्वारा मिलता है, मीडिया लीक के द्वारा मिलता है, वो शो करता है कि जो एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 3.7% कम हो गया। हाँ, मैंने अभी जैसे कि बताया कि 3.8% आपने सप्लाई बढ़ाई, लेकिन जो कंजम्पशन है वो तो 3.7% कम है, यानी कि बीच में जो घपले हो रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। 3.8% आपने सामान ज़्यादा भेजा, लेकिन लोगों के पास 3.7% कम पहुंचा, यानी कि पूरा का पूरा आपका 7.5% का गैप सप्लाई और कंजम्पशन साइड में यहाँ देखने को जो है मिल रहा है। ठीक है, बिटवीन 2011-12 एंड 2017-18, ठीक है, 3.7% आपका गिर चुका है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑन द होल, withhold the consumption survey data by government of India has meant that SOFI continues to use outdated data। और ये आउटडेटेड डाटा भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर हाल ही का डाटा यूज़ किया तो सिनेरियोज और वर्स्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। कोजेज ऑफ सफरिंग, ये एक कंक्लूजन पॉइंट के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। द सिग्निफिकेंट राइज इन फूड इनसिक्योरिटी एज शोन बाई दीज डाटाज इज़ अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मार्क्ड बाय डीपनिंग एग्रेरियन क्राइसिस, फॉलिंग इन्वेस्टमेंट्स across sectors, shrinking employment opportunities. The latest PLFS data has shown that the unemployment rates in the recent years have been higher than in the last 4 decades। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स पिछले 4 जो डिकेड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आया है। इट इज़ वाइडली बिलीव डेट डिमोनिटाइजेशन और GST इसके 2 कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ क्रिटिकल फॉर द इंडिया टू कंडक्ट अ नेशनल सर्वे। अब इंडिया को भी एक नेशनल सर्वे कंडक्ट कर लेना चाहिए, जो कि फूड इनसिक्योरिटी का जो डाटा है उसको कलेक्ट करे टू असेस द, और साथ में ही अब तो ये कोविड-19 भी आ चुका है, और साथ ही द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक का जो फूड सिक्योरिटी पर असर है उसको भी जो है उसमें मीज़र में ले, और एक अच्छा सा जो डाटा प्रिपेयर करके उसके अनुसार जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, फूड इनसिक्योरिटी को कम किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को अचीव करने के लिए ये सब कुछ करना जो है पड़ेगा। ठीक है,
तो इस आर्टिकल में यही बताया गया था, हमने थोरली डिस्कस किया। और सॉरी, मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और ये इंडेक्स आपको पता होनी चाहिए, प्री का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सब हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इनमें से कोई भी आर्टिकल आपके काम का नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि ये जो मनारकड फॉरेस्ट डिवीज़न है, ये केरल में है। तो आपसे ऐसे मनारगढ़ दे देगा, आगे देगा केरला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मनारकड कोई जगह है, कोई फॉरेस्ट डिवीज़न है, और वो केरल में है, क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़ में जो है रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो केस हुआ उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका देख लेते हैं। जो स्वरा भास्कर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था कि उसका सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो थोड़ा सा गलत साबित किया। कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर जो है मस्जिद गिराने वाले लोगों का जो साथ दिया जा रहा है, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन्हें पीछे किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज़ किया। तो उसके ऊपर जो कुछ लोग थे, जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल जी, उनके पास एक पिली भेजी, और उन्होंने कहा कि सर आप हमारा केस लड़िए, और स्वरा भास्कर जी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसका केस लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट किया है। तो अब जो अटॉर्नी जनरल जी हैं, उनका जवाब आया, उन्होंने कहा कि एजी डिक्लाइन प्ली अगेंस्ट स्वरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई प्ली फाइल नहीं होगी, ना ही ऐसा कोई केस लड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वरा जी ने जो भी कहा, अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता, वो स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट नहीं है। इन्होंने क्या कहा उस चीज़ को यहाँ पर देखिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए, मिस्टर भास्कर कमेंट रिफर्स टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने अयोध्या वर्डिक्ट वाले में बताया, एंड इज़ नॉट द अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा, ये के वेणुगोपाल जी ने कहा कि स्वरा भास्कर का जो कमेंट था वो जजमेंट के ऊपर था। कमेंट रिफर्स टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट ऑन द अटैक ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो पूरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल नहीं था। दिस डज नॉट ऑफर एनी कमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। ये सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी कमेंट नहीं करता, उसके जजमेंट पर करता है। और से एनीथिंग डेट वुड स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ द। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये स्कैंडलाइज करना चाह रहा हो कोर्ट को। आपको पता है कि स्कैंडलाइज करना क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ के वेणुगोपाल जी ने कहा कि स्वरा भास्कर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगे, क्योंकि उन्होंने जो है जजमेंट को इस तरह की बातें कही हैं, ना कि पूरे इंस्टीट्यूशन को। और एनी थिंग डेट वुड स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को करने की कोशिश करेगा, तभी ये केस जो है लग सकता है। और इन्होंने यही बात यहाँ पर बताई। ठीक है, अब इसमें इतना खास नहीं है क्योंकि केस फाइल ही नहीं हुआ, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है, और नहीं पढ़ा तो एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश भूषण केस में क्या चल रहा है उस पर एक निगाह मारिएगा और आगे बढ़िए। पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है आप लोगों के पास कि पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, जबकि कुछ काम का भी नहीं है। सिर्फ चीज़ें देखो और आगे बढ़ो। जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं एंड ज्यूरिस्ट सोली सौरभ जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रिएक्ट किया। स्यूमोटो केस प्रोसीडिंग्स करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगेंस्ट द लॉयर प्रकाश भूषण। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यही देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर से बुराई की जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने। ठीक है, इतना आपको इसमें पढ़ना है, बाकी ये रोज़ डे बाय डे की कमेंट्री आपको नहीं करनी। ठीक है, और कुछ देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। कोई और आर्टिकल इम्पोर्टेंट लगता नहीं है था, नहीं, और कोई आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है आज के न्यूज़पेपर में। आप चाहें तो थोरली चेक कर सकते हैं, एक भी आर्टिकल छूटा नहीं है जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, और ये है हमारा चैनल लेट्स क्रैक इट। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, और कुछ मिस्टेक्स हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो डिस्कशन ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बात जो कहनी थी, वो जो आर्टिकल आया था आज SO
FI वाला जो, उसको थोड़ा देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा।